हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.1 को क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे और क्वेश्चन नंबर 3 तो इसी के तरह का एक सेम सवाल हम लोग उदाहरण में किए थे। तो ये आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 1z मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 7z। तो आइए देखते हैं इसको। तो यह है क्वेश्चन 1z मल्टीप्लाई z। तो क्या मिला है हम लोग को 7z मिला है। तो यहाँ पर क्या है 1z मल्टीप्लाई z रख यानी कि 1 मल्टीप्लाई z करने पर इकाई में z तभी प्राप्त होगा जब z इज इक्वल टू 0, 1, 5, 6 हो। तो यहाँ पर क्या है 1z मल्टीप्लाई z। तो क्या मिला है यानी कि इस सब का मल्टीप्लाई किए हैं तो इकाई में z ही मिला है। तो 1z मल्टीप्लाई z करने पर इकाई में z तभी प्राप्त होगा जब z इज इक्वल टू 0 रखेंगे। जब यहाँ पर z का मान 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 ही मिलेगा, यानी कि z ही मिलेगा। यानी कि z का जो भी मान रखेंगे वही इकाई में मिलना चाहिए। तो 0 रख रहे हैं तो मिलेगा। तो उसी तरीके से जब 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो यहाँ भी 1 ही मिल रहा है। अब 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25 तो इकाई में 5 आ रहा है। जब 6 रखेंगे तब भी क्या आएगा 6 6 जा 36 तो इकाई में भी 6 आएगा। तो इसलिए z का मान क्या रखेंगे 0, 1, 5, 6 हो तभी क्या आएगा z का मान प्राप्त होगा। परंतु z इज इक्वल टू 0 रखने पर पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि z का मान 0 रखेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। 1 एवं 6 रखने पर 1 एवं 6 रखने पर प्राप्त संख्या का दहाई अंक 7 प्राप्त नहीं होगा। तो क्या है z इक्वल टू 0 रखने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। 0 और एवं 6 रखने पर प्राप्त संख्या का दहाई अंक 7 नहीं प्राप्त होगा। क्या रखना है z का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 1 आएगा लेकिन यहाँ दहाई में है 7 नहीं मिलेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई फिर z से तो z का मान कितना है 1 ही है तो 7 नहीं मिल रहा है। जब 6 रखेंगे तो 6 6 36 फिर 6 किससे करेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 आ जाए तो हम लोग को क्या मिल रहा है 7 नहीं मिल रहा है। तो आगे देखते हैं 5 को रख के परंतु z इज इक्वल टू 5 रखने पर अब क्या कर दे रहे हैं z का मान 5 रख रहे हैं तो z इज इक्वल टू 5 रखने पर तो क्या हो जाएगा z का मान 5 रखेंगे तो 1 यानी कि 5 z का मान क्या रख दे रहे हैं इसमें 5 तो 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 7 5। तो ये मिल रहा है इकाई के स्थान पर भी z का मान जो रखे हैं वही मिल रहा है 5 रखे हैं तो यहाँ 5 ही मिल रहा है और राइट में 7 तो ये 7 मिल रहा है। तो क्या होगा z का मान 5 ही होगा। तो प्राप्त
होगा जिससे जिसके इकाई में वही अंक है, जिसकी इकाई में वही अंक है जिससे गुणा किया गया है और दहाई पर 7 है। तो इसलिए z इक्वल टू 5, ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर z में रखे थे तो क्या प्राप्त होगा, इकाई में वही, तो इकाई में क्या रखे थे हम लोग, इसमें 5 रखे थे, तो 5 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ भी 5, तो कितना आया था 15 होगा यहाँ, और यहाँ 5 जो कितना हो गया है 75। तो इकाई में जो रखे थे जेड का मान 5 रखे तो 5 ही मिला, और दहाई में भी 7, तो जेड का मान क्या होगा 5। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन आप लोग ये सब बना के देख लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं विभाज्यता की जांच। तो विभाज्यता की जांच का नियम तो वैसे आप लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि भाजकों 10, 5, 2, 3, 9 आदि से विभाज्यता की जांच किस प्रकार की जाती है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला है 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाज्यता की जांच करना अन्य संख्याओं से तुलना में सरल है। 10 के कुछ गुणजों को देखिए। तो 10 का यहाँ विभाज्यता की जांच देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 10 के गुणज क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50 डैश डैश आगे इसी तरीके से आएंगे। तो तुलना के लिए कुछ ऐसी संख्या लीजिए जो 10 के गुणज नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ की 10 के गुणज नहीं है, तुलना करने के लिए ले रहे हैं हम लोग। तो जिसमें क्या ले रहे हैं 12, 25, 35, 46, 57, 64, 77, 89। इन संख्याओं में हम यह देख पाते हैं कि संख्याएं जिनकी इकाई में 0 है वे 10 के गुणज हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि जिनकी इकाई में 0 है वह 10 के गुणज होता है, तो जिनकी इकाइयों में 0 नहीं हो वे 10 के गुणज नहीं है। इस विश्लेषण से हमें 10 की विभाज्यता की जांच का नियम प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी संख्या में इकाई में यदि 0 रहेगा तो वह 10 से विभाज्य होगा, और इकाई में 0 नहीं रहेगा तो 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब हम यह जानेंगे कि जांच का यह नियम किस तरह कार्य करता है। इसके लिए हमें स्थानीय मानों के नियम का उपयोग करना होगा। मान लिए कोई संख्या CBA लीजिए, तो इसे विस्तरित के रूप में इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं। A इकाई के स्थान पर है, तो संख्या बनाने वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग, स्थानीय मान वाला, वही यहाँ पर रख रहे हैं। तो B मल्टीप्लाई 10 फिर प्लस C मल्टीप्लाई 100, तो वैसे ही आगे इधर लेफ्ट में चलता जाएगा। तो यहाँ E इकाई का अंक, B दहाई का अंक और C सैकड़े का अंक है। तो यहाँ ये डैश डैश बिंदु दर्शाते हैं कि C के बाईं ओर और भी अंक हो सकते हैं। यहाँ 10, 100, 1000 आदि 10 से विभाज्य है, अतः 10B 100C भी 10 से विभाज्य होंगे। दी हुई संख्या 10 से विभाजित होगी जब a इक्वल टू 0 होगा। तो कोई भी संख्या यह 10 से विभाज्य होगा जब उसके इकाई में 0 रहेगा। तो स्पष्टतः कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब इकाई में 0 हो। तो आप कुछ संख्या उदाहरण दीजिए और 10 से विभाज्य। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि कोई भी संख्या इकाई अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। तो आगे देखते हैं आप 5 से विभाज्यता के नियम। तो 5 से विभाज्यता, तो 5 के कुछ गुणज को देखते हैं। तो 5
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये सब क्या है 5 के गुणज हैं, अर्थात ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। तो हम देखते हैं कि इनकी इकाई अंक में केवल 5 व 0 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इकाई अंक में इन सभी के में क्या है, केवल 5 और 0 है, जो एकांतर क्रम में है, यानी कि एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे यहाँ 5 फिर 0 फिर 5 फिर 0 ऐसा आगे चलते जा रहे हैं, तो ये एकांतर क्रम। तो इससे हमें 5 से विभाज्यता का नियम प्राप्त हो गया। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 या 0 हो तो संख्या क्या है 5 से विभाज्य होगी। तो इकाई में क्या होना चाहिए 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब इन नियमों को स्पष्ट रूप से समझने के कोई संख्या लीजिए। ये कोई संख्या ले रहे हैं ABC लेफ्ट तरफ से, अब डैश डैश इधर और आगे आएगा, तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा A प्लस 10B प्लस 10C, डैश डैश आगे इधर लेफ्ट में। और तो यहाँ इकाई का अंक है, A इकाई का अंक है, B दहाई का अंक है, C सैकड़े का अंक है तथा C के बाईं ओर और भी अंक हो सकते हैं। चूँकि 10, 100 डैश डैश आगे इस तरीके से, तो 10 से विभाज्य, अतः 10B 100C भी 10 से विभाज्य होंगे। ये 5 से भी विभाज्य होंगी, क्योंकि 10 इजक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2। अब हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी जब A 5 से विभाज्य हो या 0 हो। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 या 0, तब दी गई संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो ये समझ गए होंगे। अब 2 का देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, तो 2 का गुणज लिख लिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 जो कि सम संख्याएं हैं। तो इनकी इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 है। तो इकाई में क्या है 2, 4, 6, 8, 0 है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से कोई भी संख्या कब विभाज्य होगी, जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो ये 2 का विभाज्य है। तो इसका विस्तृत रूप में जैसे अभी पहले लिखे थे वैसे ही लिखेंगे। तो इसका विस्तृत रूप क्या होगा, ये जांच के लिए ABC, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा विस्तृत रूप लिखने के लिए प्लस 10B प्लस 10C। तो यहाँ इकाई अंक A दहाई अंक B सैकड़े का अंक C होगा। तो यहाँ पर 10, 100, 10 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है, अतः 10B 100C भी 2 से विभाज्य होंगे। अब यदि दी हुई संख्या 2 से विभाज्य है तो 2A को भी 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो A को भी किससे 2 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि इकाई जो है वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन यह तभी संभव है जब A इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो इकाई में क्या रहेगा 0, 2, 4, 6, 8, तो कोई भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो ये समझ गए होंगे। तब आगे देखते हैं 9 और 3 से विभाज्यता। तो आपने 10, 5 और 2 की विभाज्यता की जांच का नियम देखा। क्या इन नियमों को आपने कोई विशेष बात देखी? इनमें दी हुई संख्या के इकाई अंकों के आधार पर ही उनकी विभाज्यता का निर्णय होता है। तो क्या किसी भी संख्या की विभाज्यता का निर्णय कब होता है, इकाई अंक को देखकर, यानी कि इकाई अंक से ही होता है। यानी कि इकाई अंक के आधार पर ही किसी भी संख्या का विभाज्यता हम लोग देखते हैं। तो आगे है 9 और 3 की विभाज्यता के नियम इनसे भिन्न है। तो 9 और 3 का क्या है, इनसे भिन्न है। कोई संख्या लीजिए 3429, इनका विस्तृत रूप। तो ये कोई संख्या ले रहे हैं, इनका विस्तृत रूप ये लिखिए 9 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 10 होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 100, फिर 3 मल्टीप्लाई 1000। तो इसे निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख दे रहे हैं इसको 9 मल्टीप्लाई 9, फिर ये 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, तो 10 आएगा। उसी तरीके से 100 को क्या लिखे हैं 99 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 1000 को क्या लिखे हैं 991 प्लस 1 इंटू 3। तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि 1 1 है, इसको सबको अलग कर दे रहे हैं। ये 3 मल्टीप्लाई ये 99, फिर 4 मल्टी 999, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 999, फिर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 9,
फिर आगे क्या कर दिए हैं इसको, ये 3, तो ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो वो वाला 3 है, फिर 4 का मल्टीप्लाई +1 से तो ये 4 है, 2 का मल्टीप्लाई ये तो ये 2 है, और ये वाला 9 है। अब यहाँ पर देख सकते होंगे कि इन सब में क्या कॉमन हो सकता है, 9, तो 9 कॉमन ले लिए तो क्या मिल गया, 3 मल्टीप्लाई 1 1 1 यानी कि 1 फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 1 1 फिर यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1, फिर इधर वाला ये अलग है, तो ये हो गया। हम देखते हैं कि दी गई संख्या 9 या 3 से तभी विभाज्य होगी जब 3 4 2 9 संख्या क्रमशः 9 व 3 से विभाज्य हो, यानी कि ये इधर वाला ये क्रमशः 9 और 3 से विभाज्य हो, तभी जो दी गई संख्या है वो 3 से विभाज्य होगा। तो यहाँ 3 4 2 9 18 जो कि 3 व 9 दोनों से विभाज्य है। अब एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 3 5 7 9 लीजिए, तो यहाँ पर इसको फिर से विस्तृत रूप लिख दिए, 1 मल्टीप्लाई 9 10 मल्टीप्लाई 7 5 मल्टीप्लाई 100 3 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक एक काम करके, तो ये 10 को क्या लिख सकते हैं, 9 + 1 × 7, फिर 100 को 99 + 1 × 5, फिर इसको 999 + 1। अब फिर यहाँ से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे, ये हो गया। फिर 3 उसको अलग लिखते हैं इधर, ये इधर लिखे हैं उस सबको। फिर 5 का मल्टीप्लाई 99 से, तो ये हो गया। फिर 7 का मल्टीप्लाई 9 से, तो ये हो गया। फिर प्लस, तो यहाँ से किए थे तो ये 3 है, 5 का 1 से तो +5, 7 का 1 से 7, फिर ये 9। तो इसमें 3 5 7 9 24 जो 9 से विभाज्य नहीं है किंतु 3 से है। यदि कोई संख्या ABCD हो तो उसका विस्तृत रूप होगा, यदि कोई संख्या ABCD था तो उसका विस्तृत रूप ये होगा, D + C × 10 + B × 100 + A × 1000, तो ये हो जाएगा इसका विस्तृत रूप। इसको विस्तार कर दिए इस तरीके से, मल्टीप्लाई यानी कि क्या होगा, 999 + 99B + 9C, फिर इधर क्या आता था, A + B + C + D, फिर यहाँ से कॉमन ले लिए थे, लेंगे तो 9 111A + 11B + 11C A + B + C + D, तो 9 से विभाज्य है। अतः 9 या 3 से विभाज्यता तभी संभव है जब उसके 4 अंकों की सभी संख्याओं के अंकों का योग, 4 अंकों की सभी संख्या का अंकों का योग 9 या 3 से विभाज्य हो। तो कोई भी संख्या 3 या 9 से कब विभाजित होगी, जब सभी संख्या का अंकों का योग 9 या 3 से विभाज्य हो। तो एक संख्या 9 से विभाज्य होती है तो इसके लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य, एक संख्या 3 से विभाज्य होती है तो इसके लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य। तो ये है, तो ये समझ गए होंगे। तो आगे है 6 का, तो ये पढ़ लेंगे आप लोग, और 7 और 11 का भी देख लेंगे। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो 11 का विभाज्यता ये भी आप लोग बना के देखेंगे। तो आइए अब आगे। तो आगे देखते हैं 6.2 प्रश्नावली 6.2। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 और 10 का गुणज है। तो 5 और 10 का गुणज है कौन सा, ये बताना। 5 का गुणज कौन होता है, वह संख्या जिसकी इकाई में 5 का 0 हो, 5 के गुणज। और 10 का गुणज कौन है, जिसकी इकाई में 0 हो। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि 5 और 10 का गुणज जिसके भी इकाई में भी 0 और 5 होगा वह 5 के गुणज होगा, और जिसके इकाई में 0 होगा वह 10 का गुणज। तो 5 का गुणज इक्वल टू कौन कौन होगा, ये होगा, ये यानी कि 3 संख्या होगा। इसमें इकाई में 0 है, यहाँ 5 है और इसमें 0 है, तो 3 संख्या, यानी कि 5 का गुणज इक्वल टू ये 9560 और 205 और
800, तो ये हो जाएगा। और 10 के गुणज तो इकाई में 0, तो ये और ये होगा, ये लिख लेंगे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य है, उनका इकाई का अंक 8 है, तो दहाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो और उसका इकाई अंक क्या हो, 8 हो, तो दहाई का अंक क्या होगा, तो ये ज्ञात करना है। तो कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है तो उसका इकाई व दहाई अंकों का योगफल भी क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। ये विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं हम लोग, या पिछले क्लासों में भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो 3 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगा, जब उनके इकाई के अंकों का योगफल, इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। यानी कि यहाँ 2 अंक बोला है तो इसलिए इकाई और दहाई ही होंगे। तो अतः इकाई का अंक 8 होने के लिए क्या होना चाहिए, दहाई के अंक में 1, 4 और 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1, 4, 7 होना, पर योगफल क्या आएगा, 9, 12 तथा 15 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या बोला है, इकाई का अंक 8 है बोला है, तो इकाई का अंक 8 है तो दहाई का अंक कौन होना चाहिए, 1 रहेगा। दहाई का अंक क्या रहेगा, 1, 4 और 7 रहेगा, तभी होगा, क्योंकि 3 से विभाज्य के लिए क्या होना चाहिए, उनके अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। क्या होगा, 1 इकाई है तो ये दहाई, तो 18 होगा। अब 18 3 से विभाज्य है तो इनके अंकों का योग क्या होगा, 1 + 8 9 होगा। उसी तरह से 8 + 4 12 और 8 + 7 तो भी विभाज्य होगा 15। तो ये हो जाएगा, तो दहाई में क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो इनका योगफल क्या आ रहा है होने पर 9, 12 और 15 आ रहा है, तो जो 3 से विभाज्य है। तो अभिष्ट दहाई संख्या कौन होगा, 1, 4, 7 होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो आगे है 3 नंबर संख्या 35p 5 का एक गुणज है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, एक गुणज है तो 35p 5 के एक गुणज है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो 35p 5 का गुणज है तो p का मान ज्ञात करना है। तो 5 के गुणज संख्या वाले में इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या 5 ही होना चाहिए, तभी कोई भी संख्या 5 का गुणज होगा। तो यहाँ पर p का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ये हो जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 6a 3b 9 6a 3b 6a 3b 9b 3b 9 से विभाज्य है एक संख्या है, ये अभी का मान ज्ञात कीजिए। 9 से विभाजित है तो कोई भी संख्या 9 का गुणज कब होता है, जब उनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या है, 9 से विभाज्य है तो वहाँ पर a का मान क्या क्या हो सकता है, तो a का मान 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60, a का मान क्या होगा 0, विभाज्य होने के लिए 9 होना चाहिए, a + b 9 होना चाहिए। तो यहाँ a का मान 0 नहीं हो सकता है, और यहाँ पर रखेंगे 0। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो हल नंबर 4, तो यहाँ क्या है 6a 3b कोई संख्या है, यानी कि ये पूरा एक संख्या है, इससे पहले मैं अलग अलग बोल दिया था, तो ये पूरा एक संख्या है। 6a 3b पूरा एक संख्या है जो 9 से विभाज्य संख्या है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए क्या है, अंकों जो भी संख्या दी रहेगा उनके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी जो दी गई संख्या 9 से विभाजित होता है। तो यह क्या है 6 और 3 ही संख्या है, और ए और बी अज्ञात संख्या है, तो इन्हीं का ज्ञात करना है हम लोग को। तो 6 + 3 = 9, जो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, a + b = भी 9 होना चाहिए,
आवश्यक है अतः ए और बी का मान निम्न हो सकता है। ए और बी का मान निम्न हो सकता है। तो ए इक्वल टू क्या हो सकता है 0, बी इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 9। तो यहाँ इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 9 मिलेगा। और ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 8 तब भी मिलेगा ए प्लस बी। तो 1 प्लस 8 9 और ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 7 ये हो सकता है। तो और भी रख सकते हैं ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 6 तब भी आएगा। फिर ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5 और ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 4 ये भी रख सकते हैं। इसी तरीके से और भी क्या रख सकते हैं हम लोग, ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 7। तो इनका योग भी क्या होगा 9 से विभाजित होगा। और ए इक्वल टू 7, बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 8, बी इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 0। तो ये सब हो सकते हैं संभावित मान। तो ये हो जाएगा आंसर। तो समझ गए होंगे। तो अब आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में 7 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो क्या करना है 7 से विभाज्यता की जांच करना है। तो 7 से विभाज्यता की जांच, तो आइए देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, ये 7 से विभाजित है या नहीं इसको देखना है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 672 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 600 प्लस 70 प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं स्थानीय मान के रूप में। तो अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं 600 को हम लोग 630 माइनस 30। तो 600 में 30 माइनस करेंगे तो 600 मिलेगा प्लस 70 प्लस 2 ये हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं 630, अब ये प्लस 70 माइनस क्या लिख सकते हैं 28 प्लस 2 इस तरीके से, फिर प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको इसके साथ कंबाइन कर दिए हैं। और माइनस 30 को ऐसा लिख सकते हैं 28 प्लस 2, तो 30 आएगा, माइनस में गुणा कर देंगे तो माइनस 30, और ये प्लस 2 का प्लस 2 है। इज इक्वल टू 630 प्लस 70 माइनस 28 माइनस 2 प्लस 2 ये। तो यहाँ से ऐसा ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा 630। तो अब यहाँ से हम लोग 7 कॉमन ले सकते हैं इन तीनों से। तो इन तीनों से 7 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 कॉमन तो क्या आएगा 6 9 जा 63, तो यहाँ 90 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस 10 आएगा और यहाँ पर -4 प्लस 0। तो यहाँ 7 गुणनखंड के रूप में मिला है। तो अतः दी गई संख्या क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। यानी कि किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड के रूप में ऐसा लिख लेते हैं जो संख्या यानी कि जिससे विभाज्य करना है उसको, तो वह जो संख्या है 7 से विभाज्य होगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सर अतः तो 672 7 से विभाज्य है। तो हम लोगों को यहाँ क्या लाना है गुणनखंड के रूप में प्राप्त करना है सबसे लास्ट में इन्हीं दोनों को।
तोड़कर। तो यहाँ ऐसे संक्रिया लगाना है कि इसके मूल मान में परिवर्तन ना हो। तो ये हो जाएगा इस तरीके से बना। 7 यहाँ गुणनखंड के रूप में है यानी कि ब्रैकेट के बाहर है। तो अतः दी गई संख्या यानी कि 672 7 से विभाज्य है। तो इसी तरीके से बनाना है। और आगे तो आगे ये सब आप लोग बना के देख लेंगे। आगे देखते हैं 6 नंबर 11 के विभाज्यता की जांच। तो कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होता है? तो 11 से विभाजित होने के लिए उसके सम अंक और विषम यानी कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग, ये अंकों का योग और उनके विषम स्थानों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? या तो 11 से विभाज्य होना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो 11 से विभाज्यता की जांच क्या है? उसके सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यानी कि सम विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? या तो 0 या 11 के गुणज होना चाहिए। तब कोई भी संख्या 11 से विभाजित होती है। तो आइए देखते हैं। तो यह क्वेश्चन 913 11 से विभाज्य है या नहीं? तो 11 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगा? जब उसके सम स्थान के अंक और विषम स्थानों के अंक का योग का अंतर क्या होगा? 0 या तो 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सम स्थान बोल रहा है ना कि अंक। तो सम स्थान, तो यहाँ पर अगर 3 को विषम लेंगे, विषम स्थान फिर सम फिर विषम फिर सम ऐसा आएगा। तो ये विषम स्थान तो ये सम स्थान होगा, फिर ये विषम होगा, फिर सम विषम ऐसा चलेगा। अंक सम है या विषम इससे हम लोग को मतलब नहीं रखना है, क्या है? स्थान। तो सम स्थान के अंक इज इक्वल टू 1 और विषम स्थान के अंक, विषम स्थान के अंक कौन होगा? ये 3, ये विषम ले रहे हैं तो ये सम होगा, फिर विषम फिर सम। तो कौन कौन सा होगा? 3 और 9। तो इसलिए विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग ये होगा। तो इसका कर देते हैं। तो विषम में कौन है? 3 और 9 है। 3 + 9 और सम में केवल 1 है। तो क्या होगा? 12 - 1 इज इक्वल टू 11। तो विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर कितना मिला? 11। तो यह क्या है? 11 से विभाजित होगा। तो इसलिए जो दी गई संख्या है वह भी 11 से विभाजित होगा। तो आता है या तो यहाँ 0 मिलना चाहिए या 11 का गुणज या 11 का से विभाजित होने वाली संख्या मिलना चाहिए, तब जो दी गई संख्या है वह 11 से विभाजित होगा। तो अतः 913 11 से विभाज्य है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो अब आइए देखते हैं आगे। तो आगे इसी तरीके से बनाएंगे 6 नंबर का, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है वह आप लोग बना लेंगे। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित संख्याओं में 13 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 13 से विभाज्यता की जांच करना है तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? दी गई संख्या को 13 के गुणज के रूप में लिखना है, यानी कि 13 के गुणज के रूप में। अगर 13 के गुणज के रूप में हम लोग प्राप्त कर लिए दी गई संख्या को, तो जो दी गई संख्या है वह 13 से विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 169, ये 13 से विभाजित है या नहीं? तो आइए देखते हैं। तो 169 इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 +
65 ऐसा लिख सकते हैं, 100 प्लस 65। तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 104 माइनस 4। क्या बनाना है हम लोग को, 13 का गुणज बनाना है। तो इसमें 4 प्लस कर रहे हैं 100 में, तो 104 आएगा। तो माइनस भी करना पड़ेगा उसी तरीके से 65 में, फिर प्लस 4, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं, 69, ये सॉरी 69 था, 69 को 65 प्लस 4, तो ये आएगा। तो ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग 13 का गुणज बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा, तो 100, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 104 प्लस 65 हुआ, तो इक्वल। अब यहाँ से 13 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 13, तो यहाँ क्या बचेगा 8। अब यहाँ पर प्लस 5 और ये प्लस 0, तो ये 13 का गुणज हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है ना 13, तो क्या हो जाएगा, अतः 169 13 से विभाज्य है, तो ये होगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है। और भी जो संख्या है और कोई भी संख्या रहेगा तो उसको भी ऐसे ही 13 का गुणज बनाना है, तो बना लेंगे तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड नंबर और क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेकंड। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।